जय हिंद दोस्तों। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान और पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट, पौधों की आयु का मापन किया जाता है। तो पौधों की जो आयु है उसका मापन करने के लिए उसके तनों में जो है वलय की संख्या को गिन करके बता दिया जाता है दोस्तों कि इसकी आयु कितनी है। ठीक है, जब हम जैसे ये क्या है, वृक्ष है, वृक्ष को क्या करेंगे, तने को काटेंगे तो वहाँ पास दोस्तों उसके वलय, ठीक है, इसके वलय जो बनेगा उसमें उसकी संख्या के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि उस पौधे की या उस वृक्ष की आयु कितनी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पॉइंट, जीवाश्म की आयु की निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो जीवाश्म की आयु के निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों कार्बन का ही ये क्या है, अपरूप है, जिसमें क्या होता है कार्बन 13, कार्बन 14, ये सब क्या होता है दोस्तों, कार्बन, जिसमें से कार्बन 14 जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता के माध्यम से जीवाश्म की आयु अर्थात जो पुराना कंकाल मिला है उसकी आयु, क्योंकि प्रत्येक जीव होते हैं तो उसमें क्या होता है कार्बन 14 वहाँ से क्या होता है रिलीज होते रहता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से उसकी आयु निकाली जाती है। जैसे क्या होता है मेसोपोटामिया में हो गया, मोहनजोदाड़ो में हो गया, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में, वहाँ पास नहीं मिलने वाले जितने भी अवशेष हैं कार्बन 14 के माध्यम से ही उसकी आयु निर्धारित की गई है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। तो प्रोटीन को चिन्हित करने वाला जो तत्व है दोस्तों वो क्या है, सल्फर, जिसको एस से दर्शाया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का मेन जो कारण है दोस्तों वो क्या है, पृथ्वी में तापमान में वृद्धि, अर्थात दोस्तों जिसे क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो हमारे वातावरण उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जिसमें क्या होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। चलिए अगला देख लेते हैं, थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त माना जाता है। तो पारा से ही दोस्तों जो है थर्मामीटर में टेम्परेचर को मापा जाता है, क्योंकि यह कांच की दीवारों पर चिपकता नहीं है, सबसे मेन बात यह है। ठीक है, कांच की दीवारों पर नहीं चिपकता, साथ ही साथ ये चमकीली होती है, जिसको इसका पाठ्यांक नोट करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों यह जो ताप का क्या होता है, सूचालक होता है, तभी ताप के आधार पर इसमें प्रसार होने लगता है, प्रसार होने लगता है तभी फैलने लगता है, तभी ये क्या होता है थर्मामीटर में जो मान है वो क्या होता है बढ़ने लगता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या हो जाएगा, उसका भार घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी से 6 गुना जो है कम, ठीक है, 6 गुना क्या कम है चंद्रमा में किसी भी चीज़ का भार अगर क्या हो जाएगा, अगर पृथ्वी में किसी वस्तु का भार जो है 60 किलोग्राम है तो वो चंद्रमा में जा कर के मात्र दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6 गुना हुआ ना ये। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों भार जो है 6 गुना हो जाता है। ठीक है, तो मेन जो है ये ग्रेविटी पर निर्भर करता है, क्योंकि वहाँ से 6 गुना कम वहाँ का ग्रेविटी है, कहाँ का, चंद्रमा का, पृथ्वी की तुलना में। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य पाया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे कम पाया जाता है वो बैंगनी रंग में पाया जाता है। अब तरंगदैर्घ्य क्या होता है दोस्तों, ये जो है वेवलेंथ की जितनी लंबाई होती है उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बैंगनी में दोस्तों सबसे कम वेवलेंथ पाया जाता है और सबसे अधिक जो पाया जाता है वो लाल रंग में पाया जाता है। ठीक है, तो लाल रंग का दोस्तों इस तरीके का तरंगदैर्घ्य आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसको अगर आप इस तरीके से देखोगे तो ये तरंगदैर्घ्य नहीं दिखेगा। ठीक है, ये इसको सिर्फ समझना है। और यहाँ पास दोस्तों स्पष्ट रूप से ही जब आप इस ग्राफ के रूप में दर्शाएंगे श्रृंग एवं गर्त के रूप में, तो इसका आयाम और इन दोनों के बीच की वेवलेंथ जो है आपको अलग दिखाई देगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है। तो पानी का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। इसी कारण तो दोस्तों जल में है दोस्तों बर्फ क्या होता है, तैरना लगता है। मेन रीज़न क्या है, बर्फ का घनत्व जो है पानी की तुलना में, पानी के जो घनत्व होता है उसकी तुलना में कम होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ताप मापने की जो इकाई है वो क्या है। तो ताप मापने की जो इकाई है वो क्या है, केल्विन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा में यदि किसी पिंड की पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसके द्रव्यमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होइए कि मैंने ऊपर जो बताया, क्योंकि उसमें क्या बताया था, मैंने बताया था उसमें भार को लेकर के। ठीक है, भार जो है दोस्तों 6 गुना। ठीक है, देखिए प्रश्न दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पास लिखा है भार और इसमें लिखा है द्रव्यमान। तो भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भार जो है दोस्तों वेट है और द्रव्यमान जो है दोस्तों क्या है, मास है। तो वेट जो है हर जगह बदलते रहता है, चूँकि मास जो है
कहीं भी नहीं अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। अगर हम पृथ्वी पर किसी चीज़ का वजन 1 किलो है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना रहेगा, 1 किलो ही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर क्या हो जाएगा, अगर पृथ्वी पर किसी चीज़ का वजन जो है 60 केजी है तो चंद्रमा पर उसका वजन भार कितना हो जाएगा, उसका भार जो है दोस्तों 10 केजी हो जाएगा। अब यहाँ पास परिवर्तित हुआ क्योंकि यहाँ पास मैंने भार कहा और यहाँ पास मैंने क्या कहा, द्रव्यमान कहा, ठीक है। क्योंकि भार और द्रव्यमान दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, आपको जो है कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि इसको कन्फ्यूज़ ना हो इसीलिए कारण मैं इस वीडियो में एक ही में दोनों को मेंशन करने की कोशिश की, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। तो दोस्तों जो शब्द रेडियो एक्टिव धर्मिता आपने जानते होंगे, तो उसमें क्या होता है, एक बड़ा नाभिक होता है जिसमें विस्फोट होता है। उसमें से क्या होता है, वो विस्फोट हुआ मतलब क्या होगा, नाभिकीय विखंडन हुआ। इसी नाभिकीय विखंडन के दौरान दोस्तों न्यूट्रॉन जो है छोटे छोटे कण के रूप में बाहर निकलते हैं और दूसरे नाभिक को क्या करते हैं, विस्फोट करके उसको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसे ही नाभिक विखंडन कहते हैं। और इसमें दोस्तों न्यूट्रॉन जो होता है उसको रोकने के लिए जो है ग्रेफाइट की छड़ या फिर मंदक के रूप में दोस्तों जो है आपका D2O, ठीक है, जिसे भारी जल के नाम से जाना जाता है, D2O का प्रयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है वो निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। उसकी आवृत्ति पर क्या होता है, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। आवृत्ति को नापने के लिए दोस्तों जो है डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों डॉक्टर CV रमन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन है, जिन्होंने 1928 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। 1928 में क्या हुआ, इन्हें नोबेल प्राइज़ के से सम्मानित किया गया है भौतिकी के क्षेत्र में कॉम्पटन प्रभाव को लेकर के। इन्होंने कॉम्पटन प्रभाव जो है खोज किया है, इस वजह से इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो लेंज थे, जिन्होंने क्या हुआ, शरीर की जो गति होने से उसमें उत्पन्न होने वाली भौतिक क्रिया है उसको प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने दोस्तों पूरी तरीके से खोज किया। उस वैज्ञानिक के नाम क्या है, लेंज। तो लेंज का नियम के नाम से आपने लेंज का नियम पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी दोस्तों मैंने इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको बताने की कोशिश किया। और भी जो है दोस्तों पिछला पार्ट, ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 9 है। आप जो है पार्ट नंबर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 को भी आप ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ पास से दोस्तों इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो और इसके लिए बुक भी डाउनलोड कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही कम कीमत में आपको बुक भी मिल जाएगा सेंट्रल TET की और CGTET UP TET की तैयारी के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों www.abhyasgk.com विजिट कीजिए, वहाँ से थ्योरी नॉलेज आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।